हमारे इस सर्किट का थ्योरेटिकली लास्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है और हमारे लास्ट टॉपिक का जो कंटेंट बचा हुआ है वो है हमारा रेजोनेंट सर्किट। इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है कि रेजोनेंट सर्किट क्या होता है और कितने तरह के रेजोनेंट सर्किट होते हैं। तो देखो बेटा, हमने इसके पहले इस सर्किट में अलग अलग सर्किट पढ़े। हमने देखा इन रेजिस्टिव सर्किट current I and EMF E are always in phase। ये ऑलवेज इन फेज में थे, साथ साथ चल रहे थे। दैट इज यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू थी 0 डिग्री। इसके बाद आपने बेटा इंडक्टिव सर्किट में हम लोग गए। इन इंडक्टिव सर्किट EMF जो था EL वो लीड्स कर रहा था, लीड्स द करंट कैपिटल I बाय 90 डिग्री। इसका मतलब भी यहाँ पर भी फेज डिफरेंस था 90 डिग्री का। उसके बाद हम लोग गए बेटा कैपेसिटिव सर्किट। इन कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा जो EMF होता है EC वो लैग कर रहा था, लैग्स द करंट कैपिटल I बाय 90 डिग्री। दैट इज फाई यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही था फेज डिफरेंस करंट और EMF का। फिर इसके बाद में आए हम इन LCR सर्किट, इन सीरीज LCR या और RLC जो भी आप बोलना चाहो सर्किट। हमने यहाँ देखा कि द करंट I and EMF E are always out of phase। ये करंट और EMF ऑलवेज यहाँ पर आउट ऑफ फेज होते हैं बाय फेज एंगल। और जो फेज एंगल होता है वो फेज एंगल होता है फाई का, जिसे हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, फाई कितना है करके। इस फाई का फॉर्मूला भी आप जानते हो। फाई निकालने के लिए tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R या R बाय Z कैसे भी निकाल सकते हैं। बट इस सर्किट में हमने देखा कि करंट EMF ऑलवेज आउट ऑफ फेज होते हैं। तो सर रेजोनेंट फिर कब आया? रेजोनेंट तो अब तक बात ही नहीं की है। हाँ बेटा, आपको पहले याद दिलाया कि हुआ क्या। रेजिस्टिव में इन फेज था करंट और EMF, इंडक्टिव में EMF लीड कर रहा था, मतलब फेज डिफरेंस था। कैपेसिटिव में EMF लैग कर रहा था करंट से, तो भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। LCR या RLC में ऑलवेज आउट ऑफ फेज थे। तो होता क्या है, तो सुनो, बट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF, जो अल्टरनेटिंग अप्लाइड EMF आप लगा रहे हो उसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF, at a particular frequency of applied EMF, comma, the current and EMF are पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है कि करंट और EMF आर इन फेज आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। द करंट एंड EMF आर इन फेज, करंट और EMF इन फेज आ जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ होता है ये? हमारे जो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF है उसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। जब हम फ्रीक्वेंसी नॉब वेरी करते हैं तो फ्रीक्वेंसी नॉब वेरी करने के बाद, क्योंकि इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग सप्लाई आता है इंडिया की अल्टरनेटिंग सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे काम करती है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नॉब हम वेरी करते हैं यही सोर्स का, तो करंट और EMF ये इन फेज आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, current and EMF are in phase and
and they tried to attain their maximum value. वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, क्लियर. एंड उस जगह पे एंड बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. बिहेव्स लाइक, क्योंकि इन फेज आ गए ना. इन फेज मतलब ये वाली काम हो गया. 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई. एंड बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. ये थोड़े देर के लिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के तरह बिहेव करना शुरू करते हैं. ठीक है, क्लियर. द फ्रीक्वेंसी एट विच इट ऑकर, है ना. तो हमने बोला ना एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है, हर जगह नहीं होता है. द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस ऑकर, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होता है, इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी दैट एट विच दिस ऑकर, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. एंड सर्किट इज कॉल्ड एज, उस टाइम पे उस सर्किट को, एंड सर्किट इज कॉल्ड एज, सर्किट को बोला जाता है रेजोनेंट सर्किट. उस सर्किट को बोला जाता है रेजोनेंट सर्किट. दैट्स व्हाट द कंसेप्ट टू बी, है ना. रेजोनेंट सर्किट कब बनते हैं? तो इस केस में रेजोनेंट सर्किट बनते हैं. ये हमें समझना है. ठीक है, रिपीट यहाँ पर हम एक बार आपको बता रहे हैं. ये सब आपको इसलिए समझा गया. ठीक है, क्या बोला हमने? एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. किसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी? आपके अप्लाइड ईएमएफ की. होता क्या है? करंट और ईएमएफ आर इन क्या में आते हैं? फेज. इन फेज का मतलब क्या होता है? फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री बन जाता है. फेज डिफरेंस बचता ही नहीं है उस थोड़े देर के लिए. एंड दे ट्राई टू अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू. वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं. और क्योंकि ये इन फेज में आ चुके हैं, इन फेज आ चुके हैं, तो वो बिहेव कैसे करते हैं? वो बिहेव करते हैं लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करते हैं. और फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे ये हुआ, दिस फ्रीक्वेंसी एट विच दिस ऑकर is called as a resonant frequency. The frequency at which this occur, है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर ये हुआ, the frequency at which this occur is called as a, उसको हमने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और सर्किट को क्या बोलते हैं? सर्किट कहा जाता है रेजोनेंट सर्किट, है ना. मतलब उस केस में जब हम उस सर्किट को पढ़ते हैं, उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट. अब हमारे पास कितने तरह के रेजोनेंट सर्किट है? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेंट सर्किट. वन इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड अनदर इज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. सो देयर आर 2 types of रेजोनेंट सर्किट. रेजोनेंट सर्किट के 2 टाइप है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट. नंबर 1 आपके सामने आने वाला है सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. दोनों टॉपिक बेटा बड़े काम के हैं. एमसीक्यू वाइज भी 3 मार्क के टॉपिक वाइज भी, न्यूमेरिकल वाइज भी. सीरीज रेजोनेंस के न्यूमेरिकल्स तो बहुत बार आते हैं, या एमसीक्यूज दे के भी बहुत बार आते हैं. तो रेजोनेंट सर्किट आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक यहाँ पर बन जाता है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करने जा रहे हैं. कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या होती है और सीरीज रेजोनेंट सर्किट कैसा होता है, वो इन डिटेल हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ने जाने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं अभी
हमारे नए टॉपिक भी, एंड टॉपिक इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, सो पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं एंड टॉपिक नेम इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज resonant circuit. Now what is meant by series resonant circuit? When the series combination of all the three, that is resistance, another is inductance, another is capacitance, is connected across source of an alternating EMF. सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसके पहले जो अपन ने RLC पढ़ा था ना, वैसा ही काम। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, वही तीन कंपोनेंट हमारे R, L और C हमने लगा दिए सीरीज में अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ये तो हमारा सर RLC बना नहीं बेटा, उस पर रेजोनेंस पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट कैसे बना है ना, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। Three component resistance, inductor and capacitance are connected in series across source of an alternating EMF। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन। इंपॉर्टेंट ये है कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस पे कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस, कंडीशन फॉर या कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन क्या है तो सुनो, जैसा हमने बोला था एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वर्ड क्यों आता है? चलो मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, सुन लो, आप समझ लो अच्छे से। थोड़ा इसको मिटा के एक और बार, हमने जब इसके पहले RLC सर्किट पढ़ा है जस्ट लास्ट लेक्चर में, इसके पुराने लेक्चर में, तो हमने देखा जब तीन हम लोग कनेक्ट कराते हैं, तीन चीज़ें जब हम लोग कनेक्ट कराते हैं R, L और C, तो यहाँ एक इम्पेडेंस बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Z। और इस Z का फॉर्मूला क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, है ना? दैट यू नो वेरी वेल, ये आपको पता है, करेक्ट। और इस केस में बाद में E का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से करंट जाता है I नाम का, तो फाइनल जो हमारे EMF का फॉर्मूला बनता है वो आपने पढ़ा है, वो फॉर्मूला बनता है I इंटू Z। दैट यू नो वेरी वेल। बट अभी क्या होगा समझ लेना है। अभी आ रहा हूँ आपके लिए कंडीशन। ठीक है, यही समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी सेपरेट में कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ MCQs में भी आ सकती है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस, या यहाँ पर होता क्या है। तो सुनो, अब हम लोग जा रहे हैं कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में होता क्या है वो हमें देखना है, क्योंकि हमने तो RLC लगाया है। अब RLC में Z ऐसा होता है और E का फॉर्मूला I इंटू Z में जानते हैं। अब सुनो, कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या है? एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, at a particular frequency of applied EMF, at particular frequency of applied EMF होगा क्या? at a particular frequency of applied EMF इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL इज इक्वल टू, ये इक्वल बन जाएगा, इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज द कंडीशन, इसको यूज करने वाले हैं। एंड hence impedance of circuit is minimum, impedance पहुंचेगा मिनिमम लेवल पे। कितना मिनिमम? दैट इज Z इज इक्वल टू R के बराबर बन जाएगा सिर्फ, एंड
and the current becomes maximum. करंट पहुंचेगा टॉप लेवल पे, करंट बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्स हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. सो ये सब चीजें होने वाली है. ठीक है, तो इसको दैट इज शॉर्ट में मैं लिख दूं. ये कंडीशन सीरीज रेजोनेंस क्या है, दैट इज होता क्या है बेटा, ये तो वर्डिंग में पूरे लिखा अपन ने, दैट इज वो सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सएल इज इक्वल टू एक्स. देखो यहाँ लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सई. ठीक है, इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ मैंने सिंबल नहीं डाला, मैं वो भी डाल देता हूँ मिटा के. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सई. ठीक है, क्लियर. तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सई, एक्सएल इक्वल टू एक्सई होने के कारण जेड जो है वो आर के बराबर बन जाता है. तो जेड क्या बन जाता है, मिनिमम. और करंट जो होता है ना आई, ये आई बिकम्स बन जाता है आई मैक्स, करंट बिकम्स मैक्सिमम. ठीक है, ये है आपकी कंडीशन सीरीज रेजोनेंस की. अब बोलोगे ये कैसे क्या, तो बेटा जस्ट आप जो कंडीशन में पढ़े ना वो खुद डाल के देखो और आपको सब चीज़ें मिल जाएगी. ये मेरी कंडीशन है सीरीज रेजोनेंस की, ये आपने याद रखना है. एक्सएल इज इक्वल टू एक्सई, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये मेरी कंडीशन है सीरीज रेजोनेंस की, ये आपने याद रखना है. बॉक्स फॉर्म में मैंने लिख के दिया, जितना वर्डिंग में डाला वो सब बॉक्स में लिख के दिया. ठीक है, अब ये कैसे, तो सुनो. सिंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सई, करेक्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप खुद देखो, आपको लग रहा होगा सर ने z इज इक्वल टू आर लिख दिया कैसे. अरे भाई इक्वेशन नंबर ए, ये ए कहाँ का है, आपको जब हमने बोला था कि 3 जब हम साथ में लगाते हैं वी नो कि वहाँ कौन बन जाता है, इम्पिडेंस. इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का होल स्क्वायर. लेकिन एक्सएल और एक्सई दोनों सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, या ये भी 5 है ये 5 है. तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0. 0 का स्क्वायर 0, दैट मीन्स ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल. करेक्ट, आपको ये समझ में आना चाहिए. ये देखो एक्सएल इक्वल टू एक्सई का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो एक्सएल माइनस एक्सई की वैल्यू कितनी बन जाती है, 0. करेक्ट, तो भैया अगर एक्सएल माइनस एक्सई 0 बन रहा है, 0 का स्क्वायर 0, तो बच्चा मुझे बता क्या बचेगा तेरे पास, z इज इक्वल टू ओनली अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल. तो देखो ना z इज इक्वल टू क्या बनेगा, r, और z अगर r के बराबर आ रहा है तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या बन गई, मिनिमम. बोलोगे ऐसे कैसे मिनिमम बनी, क्यों नहीं बनी, क्योंकि पहले आपके इम्पिडेंस में r का स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सई का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसका स्क्वायर उसका रूट लेते हैं आप. एक पार्ट तो हट ही गया बेटा, हट ही गया, है ही नहीं. तो z की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है ओनली r पे. फॉर्मूला समझो आप, आपका z कैसे बनता था, r का कुछ कंट्रीब्यूशन और एक्सएल माइनस एक्सई करने के बाद बचा फैक्टर उसका स्क्वायर, दोनों ऐड करके फिर r बनता था. तो पहले r मैक्सिमम था ना आपका. अभी जैसे ये पार्ट 0 बन गया तो ओनली z किसके बराबर आ रहा है, r के बराबर ना. तो r की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम होगी ना. z इम्पिडेंस अपनी सबसे कम वैल्यू ले रहा है, कितनी कम वैल्यू, r ले रहा है, दैट इज मिनिमम. यही समझा रहे हैं, इम्पिडेंस बेटा आपका क्या बन चुका है, मिनिमम. और अगर z इज इक्वल टू आर, मतलब ऐसे लग रहा है कि सर्किट में एक्सएल एक्सई लगाए नहीं है, तो भैया z इज इक्वल टू आर. इसलिए आपको बोला था कि रेजोनेंस कंडीशन पे सर्किट कैसे बिहेव करते हैं, प्योरली रेजिस्टिव. तो सर्किट दिखा रहा है कि इज बिहेविंग लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. वो किसकी तरह काम कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव. की इम्पिडेंस खुद इम्पिडेंस रहा ही नहीं, z ने किसकी वैल्यू ले ली, r की वैल्यू ले ली, z बिकम्स इक्वल टू r. ठीक है, और फिर अगर z इज इक्वल टू r हो रहा है तो मुझे एक बात बताइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर b जो मैंने आपको बताया था कि RLC में e का फॉर्मूला i इंटू z होता है, e इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, i इंटू r. तो i का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे दोस्त, e बाय r.
और तुम्हें पता है जो R है ये इम्पीडेंस की वैल्यू कैसी है, मिनिमम। अब डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम ना, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आए ना बात, ये अब तो वही है, ठीक है, EMF तो वही है, क्योंकि आपका ये जो R है ये R मतलब Z की इम्पीडेंस की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो ये करंट क्या पहुंचेगा, मैक्सिमम। दैट्स व्हाट द कंडीशन इज टू बी। ये कंडीशन समझना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है Z जो है वो मिनिमम। अदरवाइज यहाँ से अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर I का फॉर्मूला आपको E/Z मिलता है, और बेसिकली Z बड़ा होता है, अभी समझाया, क्योंकि Z दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। R और XL1 XC की वैल्यू का स्क्वायर करके Z निकलता है, ठीक है। बट यहाँ ये पार्ट बचा ही नहीं, तो आपका Z सिर्फ R के बराबर बन चुका है, और Z R के बराबर बनना मतलब ये R ने मिनिमम लिया, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर R मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। दैट्स व्हाट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। ये आपकी कंडीशन है सीरीज रेजोनेंस की, ठीक है। दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। बार बार आपको समझा रहा हूँ। अभी हम लोग निकालते हैं सीरीज की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वैसे दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर एक ही होता है। सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो ढूंढ लेते हैं, वो भी कंडीशन से निकालेंगे। देखो मुझे बताइए यहाँ मुझे क्या मिला, XL इज इक्वल टू XC, दैट व्हाट आई गॉट, ठीक है, ये मेरी कंडीशन मिली थी। XL का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, ओमेगा L, पढ़ चुके हैं। XC का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, XC बिकम्स इक्वल टू 1/ωc, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस कर दूँ, ओमेगा को इधर ला लूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, और L को इधर ले लूँ, ओमेगा सिर्फ इधर ले लिया, L इधर ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ये समझ जाएगा। साथ में मैं यहीं पे टेकिंग स्क्वायर रूट लगा दूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लगाने पे ओमेगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू 1/√LC। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, 2πf या 2πn। अभी आप फ्रीक्वेंसी के लिए वो पूरा EMI सर्किट में एफ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2πf विल बी द फ्रीक्वेंसी, जो इसके पहले भी हमने बहुत बार लगाई है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करके FR डाल देंगे, R फॉर रेजोनेंस, ठीक है, R फॉर रेजोनेंस, स्मॉल r। तो मुझे बताइए FR का फॉर्मूला कितना बना, FR का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, FR विल बी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना बनेगा, ये 2π इंटू वाला अपॉन आ जाएगा 1/2π√LC। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये मिला बेटा आपको फॉर्मूला। इस तरह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका इक्वेशन नंबर बना है A या 1 इज एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग साइड में ही देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंस का ग्राफ कैसा है, ठीक है। ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंस, ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंस। यहाँ हम लोग अभी ग्राफ बना लेते हैं ऊपर में, ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस का ग्राफ बिहेव कैसे करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करंट को प्लॉट करेंगे y एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे, ठीक है। y पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं करंट, करंट I ऑन द y एक्सिस, ठीक है। वन मोर टाइम मिटा के लिख के दे रहा हूँ, देखो क्या बोला मैंने, हमारा ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे मुझे प्लॉट कराना है करंट, करंट जो है I वो मेरा आने वाला है y एक्सिस पे, और जो फ्रीक्वेंसी है f वो आने वाली है x एक्सिस पे, ये दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज 0, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं, क्या देखा हम लोगों ने, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है,
कि करंट बिकम्स क्या होता है मैक्सिमम, जो कंडीशन हमने लिखी थी एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अप्लाइड ईएमएफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जो बार बार समझा है, इम्पीडेंस होता है मिनिमम, करंट क्या होता है मैक्सिमम, आई बिकम्स आई मैक्स बन गया था, करंट बिकम्स मैक्सिमम बन गया था। तो ये कैसा, तो देखो ये है आपका ग्राफ सीरीज रेजोनेंस का। जैसे से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हर बार नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट पहुंचेगा उसके टॉप मोस्ट वैल्यू पे, और उसके बाद सर और बढ़ाया तो ऐसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी नॉब वैरी करना शुरू किया जीरो से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किया धीरे 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 धीरे, वो आपका ग्राफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 वो ग्राफ एक फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं आई मैक्स, उसको बोलते हैं आई मैक्स। करंट पहुंच गया आपका मैक्सिमम वैल्यू पे, करंट की वैल्यू आ गई मैक्स लेवल पे, करेक्ट। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफआर। इस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस सर्किट में ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी ऐसा होगा, उसके बाद और फ्रीक्वेंसी नॉब आप बढ़ाओगे ना तो एक और बाद में धीरे धीरे और नीचे आएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही सिर्फ ऐसा होगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। ऐसा नहीं कि कम है सर और यहाँ मिला तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं। ये देखो ये ग्राफ वही समझा रहा है, आपने धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी नॉब वैरी करना शुरू किया, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। कहाँ ऊपर गया, करंट के टॉप मोस्ट वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसने हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर ली, फिर आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो तो अभी करंट ऊपर नहीं जा रहा है, करंट धीरे धीरे कहाँ पर आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ऐसा होता है कि आपका करंट जाता है मैक्सिमम पे, ठीक है, और करंट मैक्सिमम पहुंचने के कारण इम्पीडेंस क्या पहुंच रहा है बेटा आपका मिनिमम, ठीक है। और एक ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो रहा है एक्सी, दैट्स व्हाट द पंच लाइन ऑफ योर डेरिवेशन। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इसलिए आपको ये बॉक्स बना के रख दिया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा तो जेड किसके बराबर आएगा, आर के बराबर, मतलब मिनिमम पहुंचेगा और करंट क्या हो जाएगा, बिकम्स मैक्सिमम हो जाएगा। दैट्स व्हाट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC, बशर्ते ये फॉर्मूला दोनों जगह सेम ही है, ये फॉर्मूला अलग नहीं होगा। सीरीज रेजोनेंस का फॉर्मूला भी वही है, फ्रीक्वेंसी का, पैरेलल का भी वही है, बट कंडीशंस आर डिफरेंट। यहाँ की कंडीशन और वहाँ की कंडीशन, दोनों कंडीशंस में फ़र्क है, ठीक है, क्लियर है। एंड ग्राफ में फ़र्क है, ये ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंस है। अब कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूं, क्योंकि कभी कभी सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस का डिस्टिंग्विश भी आता है, तो हम डिस्टिंग्विश लिख सके इसलिए, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी जो अपन ने यहाँ कंडीशन लिखा ना वही, एट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दूसरी प्रॉपर्टी, एट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस इम्पेडेंस Z बिकम्स क्या होता है मिनिमम, मिनिमम मतलब किसका होता है आर के बराबर। तीसरा, एट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस I बिकम्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब करंट रेटिंग क्या करता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी जो हमने बताया था, क्योंकि Z इज इक्वल टू R, वो तो डेफिनेशन में डाला गया है कि डेफिनेशन में हमने बताया था कि उस टाइम पे क्योंकि वो ऐसा करेगा तो प्योरली रेजिस्टिव काम करता है, वहाँ लिख के रखा था, देखो। तो चौथी प्रॉपर्टी वही है कि एट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस दिस सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तभी तो करंट और ईएमएफ इन फेज आ चुके हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, तो देखो ये कर्व क्या दिख रहा है, ये कर्व ऐसे 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 बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, सब अपने अंदर 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 ले रहे हैं, है ना, फिर घटा दे रहे। तो ये कर्व ऐसे हो कि अभी आप जो पढ़े हो मैथमेटिक्स में एरिया अंडर द कर्व, जितना आपके ग्राफ का एरिया ज़्यादा उतना अंदर उसके आने वाली चीज़ ज़्यादा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, आप जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उसका एरिया बढ़ते जा रहा है, मतलब सब चीज़ें अपने के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेंस दिस सर्किट इज कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर सर्किट और टैंक सर्किट। इस सर्किट को बोला जाता है एक्सेप्टर सर्किट और टैंक सर्किट, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज रेजोनेंट सर्किट का टॉपिक हमारा पूरी तरह पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले सामने
parallel resonant circuit in detail and depth. So now let's start with the second last topic, that is parallel resonant circuit. So let's continue with this topic of parallel resonant circuit. ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मतलब क्या है? आप चाहो तो इसे पैरेलल एलसी सर्किट भी बोल सकते हो. सर आर कहाँ गया? आर ऐसा नहीं बेटा, वायर का कनेक्शन होता है तो आप उसको एलसीआर भी बोल सकते हो, बट बेसिकली बच्चे के साथ जो दिखता है वही बोलना चाहते हैं. तो पैरेलल एलसी सर्किट लगा रहे हैं हम लोग, इंडक्टर और कैपेसिटर लगेगा यहाँ पर, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. आर कहाँ गया? आर गया कहीं नहीं है. आर हम वायर का कॉम्बिनेशन तो हर जगह करते ही करते हैं, वायर तो लगी होते हैं, मेटल हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस, तो आर वहाँ पर आ ही जाता है, तो वो पैरेलल एलसीआर ही बन जाता है. एनीवे, तो सुनो क्या किया जाएगा. इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इंडक्टर एल, ये इंडक्टर बेटा एल, एंड कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाएगा अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ये ऊपर हमने एल लगाया, यहाँ हमने सी लगाया. अक्रॉस द सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यहाँ हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगाया इस तरीके से. तो ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब थोड़ा समझ लेना है यहाँ पे, ये हमारा सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ बनाएगा बेटा करंट आई नाम का. आई ये आई जैसे इस पॉइंट पे आएगा, इसे दो रास्ते मिल जाएंगे. एक रास्ता मिलेगा एल के तरफ जाने वाला, तो एल के तरफ जाने वाले करंट को बोल देंगे आई एल, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक रास्ता मिल जाएगा सी की तरफ जाने वाला, तो कैपेसिटर के थ्रू जाने वाले करंट को बोल देंगे आई सी. ये आई एल और आई सी वापस इस पॉइंट पे आके कंबाइंड हो जाएंगे और अगेन रिटर्न बन जाएंगे आई, और अपने सर्किट को क्लोज कर लेंगे. ठीक है. अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये एल है, इस एल का अपोजिशन कौन होता है? एक्सएल. ये अगर ये सी है, अगर ये सी है तो इसका अपोजिशन है ना, रेजिस्टेंस, वो होता है एक्सी. ठीक है. क्या लगाया अपन ने यहाँ पे? एल और सी लगाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ठीक है. बट एक चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हर जगह का, क्योंकि पैरेलल जैसे अपन ने इसके पहले रेजिस्टेंस भी पढ़े हैं, पैरेलल में वोल्टेज सब जगह कैसा होता है? सेम. ठीक है. जो वोल्टेज यहाँ एक्ट हो रहा है वही वोल्टेज हर जगह एक्ट हो रहा है. ठीक है. क्लियर. तो ध्यान देना है, हियर होता क्या है. सबसे पहले यहाँ आपके पास फॉर्मुलेटी के लिए अगर मैं जाऊँ तो E का एक फॉर्मूला बनेगा, ईएमएफ E. सर ये तो दोनों का सेम है. हाँ तो समझो ये ना, E दोनों का वोल्टेज सेम है. वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस. यहाँ का करंट कितना बेटा? IL. और यहाँ का करंट कितना बेटा? XL. और यही E, क्योंकि वोल्टेज तो हर जगह जो पूरे सर्किट का है वही पैरेलल में हर एक कॉम्बिनेशन का वही होता है वोल्टेज. तो यहाँ का E का फॉर्मूला आपका I इंटू बन जाएगा XC. तो इस तरह से IL की वैल्यू बन जाएगी E बाय XL, IL की वैल्यू बन जाएगी E बाय XL, एंड IC की वैल्यू बन जाएगी E बाय XC. These are my two currents over here. अब क्योंकि हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस लगाया है और इंडक्टर लगाया है तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बेसिक अब तक वैसे ही रखा है, ये मिटाया गया नहीं है. हम जानते हैं इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड करता है. ईएमएफ लीड कर रहा है मतलब ही करंट क्या करता है? लैग करता है. ईएमएफ लीड करता है. और कैपेसिटिव सर्किट में ईसी लैग करता है, ईसी ईएमएफ, तो करंट लीड करता है.
अभी हमें इसका फेजर बनाना पड़ेगा। अब फेजर डायग्राम बनाते वक्त मैंने बहुत बार आपको बताया था, ठीक है, कि जो बेसिक क्वांटिटी होती है जो कभी चेंज नहीं होती वो कभी भी एक्स एक्स पे बनाते हैं। हियर फेजर डायग्राम इज शोन बिलो। फेजर डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो सुनो, जो सबसे स्टेबल क्वांटिटी है वो बनाई जाएगी एक्स एक्सिस पे। जो सबसे स्टेबल क्वांटिटी है वो बनाई जाएगी एक्स एक्सिस पर, सबसे स्टेबल। अब इसमें स्टेबल कौन है, सब जगह का वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर ई आएगा ऑन द एक्स एक्सिस। फिर क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें लगी हैं, एक लगा है इंडक्टर, एक लगा है कैपेसिटर, तो अभी अगर ईएमएफ एक्स पे गया तो करंट कहाँ पर जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो देखो हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव में ईएमएफ लीड करता है, करंट क्या करता है, करंट लैग्स करता है। एक लीड करेगा मतलब ही दूसरा लैग करेगा, ठीक है। तो जैसे हम आपको बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंडक्टिव में लीड करता है मतलब करंट क्या करता है, लैग। अब मेरा ईएमएफ तो फिक्स हो चुका है, करंट लैग करेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ माय आई, किसका, करंट, किसका, इंडक्टिव सर्किट का। अब अभी क्योंकि पैरेलल में लगा है तो इंडक्टिव करंट को हमने आईएल नाम दिया है, करंट टू इंडक्टर। वो करंट टू इंडक्टर आईएल बनेगा नीचे, करंट थ्रू आईएल बनेगा नीचे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए। हमने क्या देखा, इंडक्टिव में ईएमएफ क्या करता है, लीड। कोई भी यहाँ से ऐसे पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ईएमएफ लीड मतलब ही करंट क्या हो गया, लैग। एक साइड लीड दूसरी साइड लैग। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन कैपेसिटिव सर्किट ईसी लैग करता है, किसको रे, करंट को। ईएमएफ लैग करता है मतलब ही करंट लीड होगा, करंट आगे होगा, ईएमएफ से करंट आगे होगा, करंट आगे होगा कैपेसिटिव के करंट को, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। तो क्या नोटेशन दिया गया है, आईसी। तो बेटा यहाँ पर आपका जो है आईसी वो क्या करेगा, लीड करेगा। ईएमएफ लैग है तो करंट लीड करेगा, तो योर करंट विल लीड ओवर हियर। तो ये हम लोग इधर बनाएंगे आईसी। दिस इज द केस, प्रॉपर फेजर बनाना है। एंड जैसे आपको कल समझाया था, ये देखो 90-90 डिग्री वाले काम है कि जो लीड का मतलब क्या है, आगे, और लैग का मतलब क्या है, पीछे। तो इन सब में यहाँ से यहाँ तक अगर देखो, सबसे आगे कौन है आपका, आईसी। तो क्योंकि सबसे आगे आईसी है, ठीक है, ये सबका जीरो, यहाँ पे करंट का, ये आपका, ये सबका जीरो, ये आईएल है, ये आईसी है। तो नेट करंट यहाँ क्या बनेगा, क्योंकि ये आईसी सबको लीड कर रहा है। देखो आईएल तो नीचे रहा, उसके ऊपर ई है, उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाओगे, ऐसा ऐसा ऐसा, सबसे आगे आईसी है। तो आपके यहाँ पर सर्किट का नेट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आई, दैट आई विल बी इज इक्वल टू, ये बनेगा, कौन सबसे बड़ा है, आईसी, उसको अपोज कौन कर रहा है, आईएल। सो नेट करंट ऑफ द सर्किट बिकम्स आईसी माइनस आईएल। Net current of the circuit becomes IC minus IL. That what will be the net current of the circuit. ठीक है, तो आपके सर्किट का नेट करंट यहाँ पर बनेगा ये, क्योंकि लीड का मतलब सबसे आगे है ना, लैग मतलब पीछे, बट ये उसके बिल्कुल अपोजिट में आया, तो आईसी को आईएल काटेगा, ठीक है। स्ट्रीम जिसे कल आपको सिखाया था कि दो हाथों पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, लीड मतलब एक कभी स्ट्रांग है, एक कभी कम है, एक 10 का है, एक 3 का है, तो 10-3 होके भी 7 के फोर्स से मैं इधर ही जाऊंगा। तो मेरा रिजल्टेंट या फाइनल करंट जो सर्किट का होगा वो कुछ ऐसा होगा। सो समझना है, ध्यान देना है। सो हियर सिंस net current of circuit, net current, total current of circuit, net current of the circuit is given by
पूरा हमारा डायरेक्शन यहाँ प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए विद द ग्राफ, इसलिए प्रॉपरली थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। नथिंग शुड गो स्प्लैटर्ड और अराउंड हियर एंड देयर, कुछ भी चीज़ें स्प्लैटरिंग में नहीं जानी चाहिए, तो थोड़ा सा कवर करते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, नेट करंट ऑफ सर्किट इज, सर्किट शॉर्टकट CKT, सर्किट का शॉर्टकट, तो नेट करंट आपका बनेगा I एंड दैट इज इक्वल टू IC माइनस IL। I बिकम्स इक्वल टू IC माइनस IL। ध्यान देना है, चीज़ें क्या समझा रहे हैं। अब IL और IC दोनों आपके पास अवेलेबल है बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 होगा क्या, I इज इक्वल टू व्हाट इज IC, I इज इक्वल टू E बाय XC, IC मतलब E बाय XC, और IL मतलब होता है E बाय XL। तो अगर हम यहाँ से E कॉमन निकाल लें तो हमें मिलेगा 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL, 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL, 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL। रिपीट समझा रहे हैं आपको। सो आफ्टर दैट I बाय E इज इक्वल टू व्हाट इज 1 बाय XC। XC का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, XC का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा C, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, बट ये खुद 1 बाय है तो यहाँ पर ओमेगा L लग जाएगा। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, उसके ऊपर के अपन कुछ भी नहीं मतलब 1 ले सकते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, तो I इज इक्वल टू E बाय मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, ये बनेगा ओमेगा C, 1 इंटू ओमेगा C अपॉन 1, और ये माइनस 1 बाय ओमेगा L, दैट व्हाट इट टू बी क्रिएटेड। तो किसी को 1 से डिवाइड करने पे आंसर सेम ही आएगा, इट इज ओमेगा C अपॉन 1 बाय ओमेगा L, ठीक है। और अगर मैं इसको एट लास्ट अरेंज करूं तो मुझे फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये अपॉन इधर जाएगा, देखो ऐसे का ऐसा लिख रहा हूँ, E बाय I इज इक्वल टू E बाय I इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ये I इधर चला गया या 1 बचा, और इधर में 1 बाय ओमेगा C माइनस 1 बाय ओमेगा L, ठीक है। और जैसे आपको इधर इसके पहले पढ़ाया गया है, जब ये तीनों हम करेक्ट करते हैं, ये E बाय I के रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, Z इम्पेडेंस। E बाय I के रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस। E बाय I के रेशो को ही बोला जाता है इम्पेडेंस। Z इसके पहले सिखाया था, जब ये तीनों लगते हैं, क्योंकि E का फॉर्मूला I इंटू Z, तो E बाय I मीन्स हो जाता है Z, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से तो हम आपको वो भी समझाते हैं नेक्स्ट लाइन में कि E बाय I पलटा के, ये E बाय I बना रहा है आपका Z, ध्यान देना है अच्छे से, E बाय I मीन्स Z, एंड वो Z मतलब आपका कैसा आया, 1 बाय ओमेगा C माइनस 1 बाय ओमेगा L, इस तरह से आपके पास मिल चुका है, ठीक है। ये अब तक पूरी सॉल्विंग हमारी आई। हम लगा रहे हैं अभी यहाँ पर आपके लिए कंडीशन फॉर पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन क्या बोलती है, थोड़ा सा घुमा के लिखा जाता है, चीज़ें जो है होता तो वही है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी of applied EMF, if मान लो XL इज इक्वल टू XC हो गया एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर हो गया तो उससे क्या होगा, लुक एट, अगर XL XC दोनों सेम हो जाए
हाँ, एक्सेल एक्सी आपका आईएल क्या बनता है रे, ई बाय एक्सेल। आपका ऐसी कैसे बनता है रे, ई बाय एक्सी। न्यूमरेटर तो दोनों के सेम ही है, ई। सिर्फ एक्सेल और एक्सी में फर्क है, इसलिए आईएल आईसी है। अगर आईएल आईसी सेम हो जाए तो क्या, अगर ध्यान देना है अच्छे से, रिपीट बोल रहा हूँ, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, अगर एक्सेल इक्वल टू एक्सी हो जाए देन होगा क्या, देन अगर एक्सेल एक्सी इक्वल हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर सेम ही थे, डिनोमिनेटर अलग अलग थे, बट अगर दोनों सेम हो जाए तो यार आपका आईएल इज इक्वल टू आईसी हो जाएगा ना। और अगर आईएल इक्वल टू आईसी हो जाएगा तो देखो आईसी माइनस आईएल से कौन बन जाता है, आई, करेक्ट। तो देयरफॉर आई इंप्लाइज आई इज इक्वल टू आईसी माइनस आईएल बिकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, करेक्ट। नेट करंट ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, 0। नेट करंट ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, 0। याद रखिए नेट करंट 0 हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। करंट 0 हो जाएगा, सर्किट ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पैरेलल में आई के 2 टुकड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो बट इन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकली, इन प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिकली, in practice I should not be 0, I should not be 0, ये 0 नहीं है, I should not be 0, but it is minimum। ये क्या होता है, मिनिमम। तो यहां कंडीशन किसकी आती है, दैट इज I मिनिमम की कंडीशन आती है। I should not be 0 but it is minimum, मतलब I मिनिमम है। एंड हेंस अगर I मिनिमम होगा एंड हेंस Z विल बी मैक्सिमम, इम्पेडेंस जो है मैक्सिमम। अब ये कहाँ से आया, और देखो Z का फॉर्मूला क्या होता है, E बाय आई। रिपीटेड समझा रहे हैं, अगर एक्सेल इक्वल टू एक्सी हो जाए, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए, तो दोनों आईएल और आईसी क्या बन जाएगी, सेम। आईएल आईसी सेम हो जाएगा तो जो आपने डिफरेंस निकाला था टोटल करंट का, आईसी माइनस आईएल, क्योंकि दोनों सेम है तो कितना बन जाएगा बेटा, 0। तो नेट करंट सर्किट का 0 बनेगा, नेट करंट 0 बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेट करंट 0 बनेगा, 2 जगह डिवाइड कैसे होगा, सर्किट ऑपरेट कैसे करेगा, तो करंट 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो वही इन प्रैक्टिस होता क्या है, करंट इज नॉट 0 बट इट शुड बी मिनिमम। करंट कैसा होता है, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्लोज टू 0, नियर टू 0। और अगर करंट मिनिमम होगा तो करंट मिनिमम होने पे क्या होगा, ध्यान देना है, अच्छे समझा रहे हैं कि करंट अगर मिनिमम होगा तो देखो, अगर आपके Z का फॉर्मूला क्या बनता है, E बाय I बनता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, Z विल बी मैक्सिमम, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 में देखोगे तो Z का फॉर्मूला क्या बनता है, E बाय I। अगर खुद सोचिए आप, ये अगर आपका करंट मिनिमम है तो अगेन रिवर्स प्रोपोर्शन, अगर I मिनिमम है तो Z क्या बन जाएगा बेटा, मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। एंड अगर ये मैक्सिमम लाना है तो Z की हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, इन्फिनिटी। Z की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, करेक्ट, ध्यान दीजिए। एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी अचीव्ड by taking, it can be achieved by taking this part, ये जो नीचे वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ओमेगा सी माइनस 1 बाय ओमेगा एल, वो 0। सर ये क्यों 0 लिया, क्योंकि याद करो यही Z आपका जैसे E बाय आई बना है, वैसे ही 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बना है। अगर 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल डिनोमिनेटर 0 बन जाए, 1 बाय 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, करेक्ट। Z क्या बोला हमने, कितना होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर के पार्ट को क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। ये समझा रहे हैं, Z इज मैक्सिमम, मैक्सिमम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो Z मैक्स कब होगा, जब ये ओमेगा सी माइनस 1 बाय ओमेगा एल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट्स व्हाट द फेवरेट कंडीशन। और इस तरह से ये कंडीशन लिखनी है, कंडीशन फॉर पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेल इक्वल टू एक्सी नहीं लिया गया, हमने वहां समझाया कि अगर यहाँ एक्सेल इक्वल टू एक्सी आ जाए तो आईएल इज इक्वल टू आईसी होगा, समझाया पहले वहां पर।
IL इक्वल टू IC होगा और IC माइनस IL कितना बन जाएगा 0, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते दोनों कंडीशन सेम लिखते, दोनों कंडीशन सेम नहीं है। अगर XL इक्वल टू XC हो जाएगा ना बेटा गलती से, सेम सीरीज में सेम पैरेलल में, वही कंडीशन नहीं है। अगर XL XC सेम हो जाएगा ना तो IL IC सेम हो जाएगा, और IL IC अगर सेम हो जाएगा तो सर्किट का नेट करंट मेरे 0 बन जाएगा यार, पॉसिबल ही नहीं है, सर्किट ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने बताया कि यार करंट 0 नहीं है बट वो कैसा है, मिनिमम है। तो अगर ये मिनिमम है तो Z क्या पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो देखो इम्पीडेंस का मेरा जो फॉर्मूला बनाया है, करेक्ट, इम्पीडेंस का मेरा जो फॉर्मूला बनाया है वो जैसे एक आपको दिख रहा है E/I बना है, तो वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या है, साथ में इक्वल टू में 1/ωc माइनस 1/ωL बना है। जो मैंने बोला इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम जैसे ये I मिनिमम होने मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। और मुझे इन्फिनिटी हाईएस्ट वैल्यू कब मिल सकती है, जब मैं इस डिनोमिनेटर कितना बोल दूँ 0, क्योंकि यू नो वेरी वेल 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होती है, किसी भी हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और दैट इज द फाइनल कंसेप्ट। ये है वो कंसेप्ट, एंड इसलिए घूम फिर के ये वाली वैल्यू 0 आती है। और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गोइंग टू गेट योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन। देखो कैसे, ये ओमेगा C है और ये उधर जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो निगेटिव वाला उधर जाएगा तो बनेगा पॉजिटिव, और देखो घूम फिर के वही चीज़ें बन जाएगी। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ बनेगा LC। ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, 2πf, दैट इज FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के 1/√ऑफ LC। तो मेरे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR का फॉर्मूला वही बनेगा जो पहले आया था, 1/2π√ऑफ LC, और दैट्स व्हाट द फॉर्मूला। इसलिए हम बोल रहे थे कि सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है करके, फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, बट वो कंडीशन डायरेक्ट नहीं आई है, वो कंडीशन ऐसे आई है, इसे समझना पड़ेगा। ये पार्ट आपके बुक में, ये पार्ट आपके नोट्स में दिखना चाहिए कि हमने कैसा लिया है, ये सब एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ये है कंडीशन पैरेलल रेजोनेंस की। तो पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन क्या पढ़ रहे बेटा आपने, पैरेलल में आपने पढ़ा Z क्या होता है, I क्या होता है, मिनिमम, एंड इसलिए Z क्या होता है, मैक्सिमम। उल्टा, सीरीज के उल्टा। सीरीज में क्या था याद करो, सीरीज में Z मिनिमम था, करंट क्या था, मैक्सिमम। यहाँ उल्टा है, करंट है मिनिमम, Z है मैक्सिमम। दैट्स व्हाट द कंडीशन फॉर द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। और यह है फॉर्मूला। अब हम एट लास्ट यहाँ बनाते हैं पैरेलल रेजोनेंस वाला कर्व, पैरेलल रेजोनेंस का कर्व बना देते हैं, पैरेलल रेजोनेंस का कर्व बनाते हैं ना। पैरेलल रेजोनेंस का कर्व जब हमें बनाना है तो वापस हमने पहले की तरह ही करना है। हमने y एक्सिस पे प्लॉट करना है करंट, हमने y एक्सिस पे प्लॉट करना है करंट। यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया बेटा करंट, करंट ऑन y एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑन द x एक्सिस। यहाँ ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी। अब जैसा हमने पढ़ा, ये सब कब होता है, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF। आप EMF की फ्रीक्वेंसी वैरी करते जा रहे हो धीरे 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 धीरे, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है कि करंट पहुंचेगा मिनिमम। तो ये पूरा उल्टा कर रहेगा, जैसे पहला कर्व आपका पिक ऊपर गया था, अभी इस कर्व में ऐसे पिक जाएगा डाउन। दिस इज द कर्व, सेम कर्व इन अपोजिट सेंस। और ये कर्व आपको वही दिखा रहा है कि देखो क्या हो रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जब इंटरेक्ट कर रहा है, और देखो करंट कितना, ये देखो आपको बार बार आप इसके बारे में समझाए कि आपके करंट x एक्सिस y एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे, तो x और y जहाँ इंटरेक्ट करती है वो होता है उसका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कितना होता है, 0। और देखो मेरा का ग्राफ कितना नीचे आया,
इतना नीचे आया कि इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है मेरा आय काफ़ी कम है। कितना कम है? लगभग जीरो के आसपास है, टेंड्स टू जीरो। यही हम आपको समझा रहे थे कि करंट जीरो नहीं है, एकदम जीरो के पास में गया है, एकदम जीरो के पास में गया है। करंट इज मिनिमम। और इस वक्त की ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा होगा, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, इस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा वो आपको शो करेगा। आफ्टर दैट अगेन आप नॉब वेरी करोगे तो वापस फ्रीक्वेंसी बढ़ते करंट बढ़ना शुरू करेगा। एक पर्टिकुलर करंट बढ़ते बढ़ते घटा, एक फ्रीक्वेंसी पे आ गया मिनिमम, देन आप वापस जाओगे तो वापस क्या पहुंचेगा? मैक्सिमम की तरफ पहुंचेगा। तो ये है रेजोनेंस का कर्व, पैरेलल रेजोनेंस का कर्व, ठीक है। इस तरह से टॉपिक पढ़ा जाता है। और अभी अगेन एट लास्ट याद रखना है, दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले सेम है। रिपीटेड समझा, सीरीज रेजोनेंस रहे या पैरेलल रेजोनेंस रहे, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 1/2π√LC। फॉर्मूले में फर्क नहीं है, बट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको एक बार क्लियर कर दूं। व्हाट आर द कंडीशंस या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस? पैरेलल रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज क्या है? पैरेलल रेजोनेंस की पहली प्रॉपर्टी कि एट द रेजोनेंस द करंट टू द सर्किट इज मिनिमम, ठीक है। दूसरा, एट द रेजोनेंस द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट Z इस क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद एट द रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव, की करंट और EMF क्या में आते हैं? इन फेज, ठीक है। तो एट रेजोनेंस जो मुझे पहले बताना था, करंट एंड EMF आर इन क्या में आते हैं? फेज, तीसरा प्रॉपर्टी। एंड एट द रेजोनेंस क्योंकि इन फेज में है, करेक्ट, तो क्या बोलेंगे? इट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो चार प्रॉपर्टी हो गई। एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपको बता दूं, देखो हम फ्रीक्वेंसी नॉब बढ़ा रहे हैं, ये कर्व ऐसे बढ़ नहीं रहा है, अपने अंडर नहीं ले रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, बाहर फेंक रहा है, ठीक है। दिस कर्व इज टेकिंग ऑल द फ्रीक्वेंसी आउटसाइड, बाहर जाने दे रहा है। तो क्या कर रहा है? ये कर्व आपके फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई दिस सर्किट या दिस कर्व वो जो दिखाता है, जैसे आपका इसके पहले वाला सीरीज रेजोनेंस था, एक्सेप्टर सर्किट था, टैंक सर्किट था, एक्सेप्ट कर रहा था। ये जो है एक कर्व दिखा रहा है कि सभी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, छोड़ रहा है। एंड दैट्स व्हाई द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिजेक्टर सर्किट। क्या बोला था इसको? रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन आपको क्लियर कर दी गई है, ठीक है। अगर आपको डिस्टिंग्विश आए तो लिखना आना चाहिए, वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चलना है। अगर मैं अभी डिस्टिंग्विश की बात करूँ तो डिस्टिंग्विश भी आप लिख सको। देखो सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, दो की बात करते हैं। पहले सीरीज रेजोनेंस में क्या था? एट रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस में एट रेजोनेंस, ध्यान देना है वर्डिंग की तरफ। सीरीज रेजोनेंस पे क्या हुआ था? सीरीज रेजोनेंस में एट रेजोनेंस Z इंपेडेंस क्या था? मिनिमम। पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है? Z इंपेडेंस क्या होता है? मैक्सिमम, करेक्ट। पहला पॉइंट दोनों का कंपैरिजन का। दूसरा पॉइंट, एट रेजोनेंस या एट रेजोनेंस सीरीज की बात कर रहा हूं, सीरीज की बात कर रहा हूं। I क्या होता है बेटा? करंट इज मैक्सिमम। एट पैरेलल की बात करूंगा, करंट क्या होता है बेटा? मिनिमम, ठीक है। ये दो पॉइंट तो आपको मिल ही गए। एट सीरीज रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, ये डायरेक्ट कंडीशन होती है, करेक्ट। एट पैरेलल रेजोनेंस XL इज नॉट इक्वल टू XC, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, याद रखना है। बट इट कैन बिकॉज XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो IL इक्वल टू IC हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ध्यान देना है। देन उसके बाद जो हमने बोला सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है? एक्सेप्टर सर्किट है, क्योंकि वो सभी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या है? रिजेक्टर सर्किट है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ सर्किट को रिजेक्ट करता है। इतना भी अगर आपने लिख दिया तो आपको 2 मार्क प्रॉब्लम मिल जाएंगे 4 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चलना है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन और ये पूरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस का कंसेप्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो को विद कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे बने रहना है, ठीक है। और इस चैनल का वीडियो लिंक आपको मोस्ट ऑफ लोगों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो पे जरूर कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेसन फॉर द AC सर्किट।